एक बार फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह में भाग 5 लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 151, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आसान सवाल है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और द्वितीय नियम, आपतन कोण दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई हमेशा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 152 है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है। पहले भी शायद ये सवाल था। प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम लोग एसी करंट कहते हैं या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, मुख्य रूप से जनित्र या जनरेटर से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये डायनोमो से भी प्राप्त होता है। पहला जो सवाल था उसमें उसका आंसर जनित्र था, ठीक है, जनरेटर था। अभी जब दोबारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तो इसका आंसर यहाँ पे डायनोमो होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टर से भी हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 153, ओम के नियम का गणितीय मान क्या है। ओम के नियम का गणितीय मान आई इक्वल टू वी बाय आर है, ठीक है। आई इक्वल टू वी बाय आर या वी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर भी कह सकते हैं। और ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी जो होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई और उसके प्रतिरोध आर के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आई क्या हो गया, धारा करंट हुआ, ठीक है। वी वोल्टेज या वोल्ट हुआ और आर यहाँ पे प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से होता है और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली नजर आती है। उत्तल लेंस क्या करता है ना कि प्रकाश की किरणों को मोड़कर उन्हें सही तरीकों से आँख के रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष इसे उत्तल लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। 14वें वर्ग का सदस्य है और 4A का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप 14 का सदस्य है। इसे कार्बन परिवार या समूह 4B कहा जाता है, इसलिए इसे हम लोग 4A भी कहते हैं। इस वर्ग में कार्बन के अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, जिसको हम लोग सीसा भी कहते हैं, अन्य तत्व शामिल हैं। और कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल या इसको उदासीन जल भी होता है। उदासीन जल का पहले क्वेश्चन एक बार इसी में मैंने डाला था। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन जल का भी पीएच मान 7 होता है। अम्ल का जो होता है पीएच मान 7 से कम और क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यह मान उदासीन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। एल्युमिनियम धातु के प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखें। तो इसमें कई सारे मिश्र धातु होते हैं लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो पूछा गया था उसके अनुसार ड्यूरेलुमीन है। इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ब्रांच, हिंडालियम, ये सब भी इसके मिश्र धातु होते हैं। ये जो ड्यूरेलुमीन जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया गया है, एल्युमिनियम का मुख्य प्रमुख मिश्र धातु, ये इसमें एल्युमिनियम 95% होता है, तांबा 4% होता है और मैग्नीशियम 0.5 और मैग्नीज 0.5% होता है। यह बहुत मजबूत और कठोर होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग, विमान के ढांचे और भारी भरकम मशीनों के निर्माण में होता है। आवर्त सारणी के 36 कतार को क्या कहते हैं। पहले भी शायद ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है। आवर्त कहते हैं 36 कतार। हॉरिजॉन्टल रोज को आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। यह सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाली 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। अमीबा का पाचन कैसे होता है। अमीबा का पाचन ऑप्शन के अनुसार खाद्य यानी के द्वारा होता है।
ऐसे अगर हम लोग अमीबा की पाचन की बात करें तो ये पहली बात तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव है। पाचन इसका जो होता है अंतःकोशिकीय होता है। कई सारे चरणों में उनका कई सारे चरणों में अमीबा का पाचन क्रिया जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा खाद्यान्नी के द्वारा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा का श्वसन अंग सांस लेती है तिलचट्टा ट्रैकिया से, ठीक है, ट्रैकिया जिसको हम लोग हिंदी में श्वास नली कहते हैं। मच्छर भी श्वसन अंग जो है उसका भी ट्रैकिया ही है, ये याद रखना है आपको। ये छोटे छिद्र श्वास नली नामक नलिकाओं के जाल से जुड़े होते हैं जो ट्रैकिया होता है, ठीक है। कार्य प्रणाली क्या है? हवा जो है श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वास नली में प्रवेश करती है और सीधे शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचती है। इसमें रक्त के माध्यम से गैसों का परिवहन नहीं होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। किसके द्वारा करते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा करते हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या होता है कि ये एक्चुअली एक नंबर में भी पूछा जाता है और आपको इसका डिफाइन दिया गया है। डिफाइन आपको याद रखना है। किसी चालक का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाले आवेश को प्रवाह को विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और R इक्वल टू क्या होता है? R प्रतिरोध को R से हम लोग डिनोट करते हैं। R इक्वल टू V/I होता है। SI मात्रक ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये चालक का एक गुण होता है जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, उसके विरोध या रुकावट पैदा करता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ये भी डिफाइन भी है एक तरह से और आपको याद भी करना है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने के दौरान या जाने पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक होता है परावर्तन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, L होता है, इसमें R होता है। और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। ये जो अपवर्तन होता है इसका कारण क्या है कि प्रकाश का चाल जो होता है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट माध्यम्स में अलग अलग होता है, जिसके कारण वह मुड़ जाता है। अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जिसको कि हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं कि इन दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अगला फिर एक डिफाइन ही है कि उदासीनीकरण क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म या क्षार जिसको कहते हैं बेस से अभिक्रिया करके लवण यानी कि सॉल्ट और जल H2O बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करना। तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोग अम्ल का और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखिए HCl अम्ल है और NOH क्षार है, तो हम लोग इसका जब रिएक्शन कराएंगे, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, इसको एकदम याद रखना है। HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, NaCl यहाँ पे सॉल्ट को कहते हैं, H2O वाटर हुआ, इसको एकदम याद रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। अगेन R इक्वल टू V/I ओम्स लॉ के अनुसार, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। R इक्वल टू V/I, ठीक है। R जो हुआ कुंडली का प्रतिरोध हुआ जिसे ओम में मापा जाता है। V विभवांतर या वोल्टेज हुआ, और I उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो DC करंट प्राप्त होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, या हिंदी में हम उसको
पृष्ठ धारा कहते हैं। दो तरह का करंट होता है, एसी और डीसी। एसी हो गया प्रत्यावर्ती धारा, डीसी हो गया दिष्ट धारा। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। एसी प्रत्यावर्ती धारा क्या क्या होगा भाई, डायनोमो होगा, और क्या होगा, इन्वर्टर होगा, और क्या होगा, जनित्र या जिसको जनरेटर बोलते हैं वो होगा, और बैटरी से दिष्ट धारा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विभवांतर वी का सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू हो गया किया गया कुल कार्य, जिसको जूल से डिनोट करते हैं। क्यू हुआ स्थानांतरित आवेश, कूलम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, और 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलाम। 1 जूल बाय 1 कूलाम, 1 जूल बाय 1 कूलाम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल और 1 कूलाम के रेशियो के बराबर होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक या ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। इसमें शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसमें ऊर्जा निकलता है। C6H12O6 प्लस 6O2 होगा तो 6CO2 प्लस 6H2O होता है। या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा इसमें निकलती है, ऊर्जा इसमें निकलती है। ठीक है, ऊर्जा श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है हम दैनिक कार्य करने में करते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। एसबी को क्या बोलते हैं, एंटीमनी। क्या है, तो यह एक उपधातु है। क्वेश्चन था इसमें जो एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से उपधातु कौन है, उसमें एक ऑप्शन था एसबी या एंटीमनी। तो मैंने सवाल को घुमाकर दिया हुआ है कि एसबी क्या है, उपधातु है, एंटीमनी है, और उसका मतलब रासायनिक नाम एंटीमनी है। परमाणु क्रमांक 51 है। ठीक है, उपधातु क्या होता है, मेटलॉइड, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से चमकदार चांदी जैसी सफ़ेद और भंगुर ठोस धातु जैसी होती है। पीतल क्या है भाई, पीतल मिश्र धातु है। पीतल जिसको कि हम लोग ब्रास बोलते हैं, तांबे और जिंक, कॉपर और जिंक से बना मिश्र धातु। आगे ये सवाल आपको और इससे पूछेंगे हम। ठीक है, पीतल के प्रमुख गुण क्या हैं, कठोर और मजबूत होता है। ठीक है, जंग प्रतिरोध होता है, आकर्षक रंग गोल्डन जैसा होता है, और ऊष्मा विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 से कम। उदासीन विलयन यानी कि शुद्ध पानी का ठीक 7, एग्जैक्ट 7, और क्षारीय विलयन का 7 से ज़्यादा। ये तीनों आपको एकदम याद रखना है। अम्लीय विलयन का 7 से कम, शुद्ध जल या उदासीन विलयन का एग्जैक्टली 7 पूरा पूरी 7, और क्षारीय विलयन का 7 से ज़्यादा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन, CH4। ठीक है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। यह केवल एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। यह एल्केन परिवार का पहला सदस्य है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। रासायनिक सूत्र CH4, कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरों में ईंधन यानी कि खाना पकाने और हीटिंग, बिजली उत्पादन जैसे कई रसायनों के निर्माण में होता है। कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। सीडोपोडिया इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यह अमीबा की कोशिका झिल्ली से निकलने वाला अस्थायी उभार होता है या प्रवर्ध होता है, जिन्हें नकली पैर भी कहा जाता है। पाद मतलब पैर, कूटपाद नकली पैर हिंदी में। यह अमीबा को चलने और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में मदद करता है और अपने शिकार यानी कि भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। जब अमीबा के पास कोई भोजन या कोई शिकार आता है तो ये कूटपाद भोजन के चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे अंदर निकलने में सहयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनता है। शुक्राणु प्रिसन यानी कि टेस्टिस में बनता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो पुरुषों के टेस्टिस में या अंडकोश में, तो मतलब टेस्टिस में बनता है, याद रखना है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध जो ऑप्शन था उसके अनुसार 30,000 ओम होगा, 30,000 ओम होता है।
आंतरिक प्रतिरोध का मान लगभग 300 ओम होता है, जबकि त्वचा सहित, क्योंकि त्वचा सहित ऊपर से प्रतिरोध 500 ओम से 3000 ओम, नॉट 30,000 है, 3000 ऑप्शन में उसमें 30,000 ओम दिया हुआ था, तो 30,000 ओम एक बार इसको चेक करना होगा, बट अभी हम लोग इसको 30,000 ओम तक याद रखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको कि हम लोग एलपीजी कहते हैं, ये मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन CH4 हो गया, प्रोपेन C3H8 हुआ और ब्यूटेन C4H10 हुआ, इन सब का मिश्रण है। विद्युतीय आवेश का SI मात्रक, विद्युतीय आवेश या विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इसे C से दर्शाया जाता है, इसे C से दर्शाया जाता है। अगला है कि ओम के नियम लिखें। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि V = IR, जहाँ V विभवांतर वोल्ट्स में है, I विद्युत धारा एम्पियर में है और R विद्युत प्रतिरोध ओम में है। ठीक है, इससे 2-3 सूत्र और निकलता है। V = IR, तो I = V/R और R = V/I। अगला जो है कि खाद्य सामग्रियों में विकृत गंधिता कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा उपाचयित प्रक्रिया के द्वारा, या इसको हम लोग उपचयन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जब वसा और तेल से युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, इसके कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उपाचयित प्रक्रिया के द्वारा। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का क्या होते हैं? तो आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन, पीरियडिक फंक्शन होते हैं। अर्थात परमाणु संख्या बढ़ने पर तत्वों के गुण एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु संख्या यदि बढ़ेगा तो तत्वों के गुण एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से दोहराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडे, धावन सोडा, ठीक है, का आणविक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, और हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ, 10H2O डेकाहाइड्रेट हुआ। ठीक है, बहुत ही उपयोगी क्षारीय यौगिक है। कपड़ों की धुलाई में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में यूज करते हैं, जल की कठोरता को दूर करने में करते हैं, घरों की सफाई में करते हैं, नालियों को खोलना, गर्म पानी के साथ अगर आप इसको मिला कर के नाली में डालेंगे तो अगर कहीं किसी कारण वो नाली आपका जाम हो गया है तो उसको वो साफ़ करेगा, वो जाम को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। ध्वनिक या सोनोरस, ये भी एक डिफाइंड है, सोनोरस या इसको ध्वनिक भी कहते हैं। क्या होता है भाई? तो धातुओं का हुआ गुण जिसके कारण इन्हें पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने पर एक स्पेशल साउंड जो सुनाई पड़ता है उसी को हम सोनोरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप स्कूल की घंटी या मंदिर के घंटे जब बजाते हैं तो लंबी और गूंजने वाली आवाज़ देते हैं। इसी कारण धातुओं जैसे तांबा और पीतल का उपयोग हम लोग वाद्य यंत्रों या घंटियाँ बनाने में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं और मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयले में पाए जाते हैं ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल अपंध होता है, जैसे CH4, C2H6। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कम से कम दोहरा या तीसरा अपंध होता है। ठीक है, याद रखना। स्टील
जिसको हम लोग इस्पात कहते हैं। मिश्र धातु के घटक क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिला होता है, किन किन से बनकर स्टील बनता है या इस्पात बनता है। तो मेन इसमें क्या होता है, आयरन, क्रोमियम और निकिल। आयरन, क्रोमियम और निकिल, आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर इस्पात या स्टील बनता है। ये एकदम याद रखना। पीतल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तांबे का प्रतिशत लगभग 60 से 85 होता है और जस्ते की मात्रा यानी कि जिंक की मात्रा 15 से 40% तक होती है। कांसा, जो हम लोग कांसा बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ये किसका मिश्र धातु है, ये कॉपर और टीन यानी कि तांबे और टीन का मिश्र धातु है। तांबा लगभग 88% से 90% होता है और टीन लगभग 10 to 12% होता है। ये भी अपने मजबूती और जंगरोधी क्षमता के कारण कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कौन करता है, तो अम्ल करेगा। नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। याद रखना, नीले लिटमस को लाल, नीले, तो नीले में लाल बाद में आया तो नीले लिटमस को लाल करेगा, अम्लीय। लौ बाद में आता है और लाल लिटमस को नीला में कौन बदलता है, क्षार बदलता है। दूध का खट्टापन, दूध का खट्टापन किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। दूध में प्राकृतिक रूप से लैक्टोज नामक शर्करा होती है। दूध में मौजूद लैक्टोबैसिल्स और अन्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस लैक्टोज को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसी अम्ल के बनने से दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है और धीरे धीरे यह दही में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में फिनोल किस रंग में बदलता है, तो अम्लीय विलयन में फिनोल पैथिलीन किस रंग में बदलता है, तो ये रंगहीन हो जाता है, कोई भी रंग नहीं बदलता और पानी जैसा साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्षारीय विलयन में क्या होगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। जैसे अम्लीय में रंगहीन होता है और अगर क्षारीय विलयन में फिनोल पैथिलीन को मिलाएंगे तो उसका रंग पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। सजीव की जीवित इकाई क्या है, सजीवों की जीवित इकाई कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व संभव ही नहीं है। यह शरीर को आकार देने के साथ साथ पोषण, ऊर्जा उत्पादन और प्रजनन जैसी बुनियादी कार्य करती है। डेंगू रोगी के रक्त में किस घटक की कमी हो जाती है, तो डेंगू रोगी के रक्त में जो ऑप्शन था उसके अनुसार इसमें प्लाज्मा होगा। ठीक है, जो ऑप्शन था उसके अनुसार प्लाज्मा होगा। गंभीर मामलों में डेंगू वायरस रक्त वाहिकाओं के दीवारों को कमज़ोर कर देता है। इसके कारण रक्त में मौजूद प्रोटीन युक्त तरल, जो प्लाज्मा होता है, प्रोटीन युक्त तरल होता है, पेशाब करके नसों से बाहर निकलकर शरीर के अन्य हिस्सों जैसे फेफड़ों और पेट में जमा होने लगता है। इससे रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जो खतरनाक भी हो सकता है। नॉर्मली डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी आती है, बट यहाँ ऑप्शन में प्लाज्मा था तो प्लाज्मा को हम लोग करेंगे। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऊर्जा वाहक अणु हैं। इसे शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो पौधे में गैसों का विनिमय पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं और उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखें, तो कोशिका के 4 कोशिकांग कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक हैं। कोशिका भित्ति यह केवल पौधों में या पादपों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन बाहर। कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा होता है। केंद्रक कोशिका का दिमाग या नियंत्रण केंद्र है, यह कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक
जनन या लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक जनन या प्रजनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, जिसे संकेत जे द्वारा दर्शाया जाता है। एक जूल उस ऊर्जा के बराबर होती है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को समान होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो गया। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो का अर्थ वाटर या जल हुआ। हाइड्रो एक ग्रीक शब्द है और बोलचाल की भाषा में हम लोग हाइड्रो जल बोलते हैं। हाइड्रो का सबसे प्रमुख उपयोग बिजली या विद्युत बनाने में होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे सी भौतिकी में सी द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन 200वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर